नमस्कार, मैं रेखा कस्तवार आप सबके साथ हूँ और आज जनसुलभ पुस्तकालय मंच ने मुझे आपसे बातचीत का, आपके साथ होने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका जनसुलभ मंच का और अर्पण कुमार जी दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा कि अर्पण कुमार जी और जनसुलभ पुस्तकालय मंच की मंशा रही है कि रचना प्रक्रिया और रचना पाठ दोनों किया जाए और रचना प्रक्रिया पे बात की जाए, तो मुझे लगता है कि लेखक की रचना प्रक्रिया को उसकी रचना से समझा जाए तो कितना अच्छा हो। जैसे कि मैं आज आपके साथ जो कहानियां साझा करने वाली हूँ, वे कहानियां ये बताने के लिए तो जरूर अपनी बात रखने वाली हैं कि कहानी अपनी रचना प्रक्रिया स्वयं चुनती है। कहानी का मूड, कहानी की परिस्थितियां, कहानी के पात्र, वे अपने लिए रास्ता खुद खोजते हैं। ये मेरा अपना मानना है। तो रचना प्रक्रिया पे बात करना तो मुझे नहीं बात समझ में आती, लेकिन हाँ, ये बात जरूर मुझे समझ आती है कि मेरे अपने बनने में किन किन व्यक्तियों का या किन परिस्थितियों का या कैसे कहाँ कैसी स्थितियां रहीं, वो मैं जरूर आपसे बात कर सकती हूँ। तो यदि मैं अपने बचपन में जाऊं तो मुझे थोड़ी विपरीत परिस्थितियों के बीच बड़े होने का मौका मिला, जहाँ पे प्यार एक बहुत अनमोल उपहार था जिसकी कुछ कमियां महसूस की। बड़े होने पे थोड़ा मुझे अपने खिलंदड़ेपन पर और एकदम घुन्ने चुप्पे व्यक्तित्व पे अब आश्चर्य होता है, क्योंकि इस तरह का व्यक्तित्व मेरा हुआ करता था कि जब मैं अपने घर में होती थी तो बहुत चुप्पी घुन्नी सी, और जब मैं पब्लिक में होती थी तो बहुत उन्मुक्त तरीके से और बेबाक तरीके से अपनी बात रखती थी। उसकी परिस्थितियां थी, उसके कारण थे, लेकिन उसके बावजूद ऐसा था। और चूंकि घर में भाई बहुत होशियार था तो इसलिए मुझे बहुत औसत दर्जे के एक विद्यार्थी समझा गया और कभी ऐसा मौका नहीं लगा कि सोचूंगी क्या है। लेकिन जब मैं 9th में आई और मैं भोपाल के जिस स्कूल में पढ़ने के लिए गई, कमला नेहरू स्कूल में पढ़ने के लिए गई, वहां मुझे जो सुधा रानी शुक्ला जी हैं वो प्राचार्य थी और वो मिली और उन्होंने पता नहीं मुझ में कैसे क्या देखा। हाँ, दूसरी कलाओं में मेरी आवाजाही बहुत थी, जैसे कि बहुत शुरुआती तौर पे मैंने नाटकों में काम किया, उसके बाद मैंने डिबेट में, एक्सटेम्पोर स्पीच में, इन सब चीज़ों में काम किया। नाटक में, एकांकी नाटक में मैंने प्रहसनों में बहुत काम किया था। और ये उन्हीं दिनों हुआ जब सुधा रानी शुक्ला के कमला नेहरू स्कूल में मेरा दाखिला हुआ। मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उन्होंने मुझे कैसे परखा, कैसे जाना। पढ़ने में भी ठीक ठाक रही, डिवीजन अच्छा आता रहा, सारा रहा, लेकिन घर में वो जगह नहीं मिल पाई। मतलब आप इसे समझ सकते हैं कि पुरस्कार घर में लेके आना या सर्टिफिकेट्स घर में लेके आना मेरे लिए बहुत चोरी अपराध जैसी स्थितियां रहीं और मुझे बहुत छुपा छुपा के रखना पड़ता था, क्योंकि परिवार में ये वाली बात मान ली गई थी कि लड़की हो तो पढ़ो लिखो और शादी करके घर जाओ, बाकी की दूसरी चीजों में कोई जरूरत नहीं। लेकिन अपनी फितरत वैसी ना रही तो चीजें होती रहीं। और कई बार तो ऐसे भी हुआ कि पुरस्कार देने वाले जो मुख्य अतिथि वे कहने लगे कि ना तुम मंच पे क्यों नहीं खड़ी रहती हो, हर बार 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे लगातार आ रही हो। तो मुझे समझ में आया कि एक साथ 5 7 8 पुरस्कार लेना, वो उस वक्त कभी कुछ नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ खड़े होकर सोचती हूँ तो लगता है कि कुछ रास्ते थे जो मैं पहचान नहीं पाई थी, बहुत सारे रास्ते थे जो मैं बिल्कुल नहीं पहचान पाई थी। तो पहला जो रास्ता दिखाया वो सुधा रानी शुक्ला जी ने दिखाया। इसके बाद जब मैं कॉलेज आई और मुझे क्या विषय लेना है, तो मुझे साइकोलॉजी बहुत पसंद था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि अगस्त के महीने में डॉक्टर धनंजय वर्मा नूतन कॉलेज में आए, नूतन कॉलेज में, सरोजिनी नायडू कॉलेज में आए, और उनको देखकर, उनके आत्मविश्वास को देखकर, उनके बारे में सुनकर, उनकी किताबों के बारे में सुनकर लगा कि मनोविज्ञान से ज्यादा अच्छा हिंदी साहित्य ना होगा। और वो तब वो खिड़कियां थीं, और बचपन में एक लाइब्रेरी भी थी जिसने मुझे बहुत समृद्ध किया था। तो ये वो खिड़की थी जिसने सारी दुनिया को देखने का मुझे नजर दी और नजरिया भी दिया। उन्होंने अपनी लाइब्रेरी मेरे लिए खोल दी और कहा कि ना देखो, ऐसा है कि एक बार में बस एक किताब लेके जाना और जब वो किताब पढ़ चुको तब फिर दूसरी किताब मैं दूंगा।
और सारी दुनिया के विश्व के साहित्य से परिचय कराने का पहला काम यदि किसी ने किया तो वे धनंजय वर्मा जी थे। इस तरह से और आगे बढ़ूं तो पढ़ाई के दौरान फिर मुझे हिंदी अच्छा लगने लगा, फिर मैंने हिंदी में एमए भी कर लिया। लेकिन एक अच्छी टीचर बस बन के रह गई, और जैसे कि आम सब घरों में हुआ करता, मेरी भी जिंदगी वैसे ही चलती रही। लेकिन जब मैं अपना शोध कार्य कर रही थी तब और मजेदार चीज ये है कि जो शोध कार्य का विषय था वो बहुत पहले, जब एमए के रेजर्टेशन हुआ करते थे तब धनंजय वर्मा जी ने मुझे स्त्री पुरुष संबंधों पे 19-20 साल की लड़की को स्त्री पुरुष संबंधों पे डिसर्टेशन लिखने के लिए कहा था, और मैं बहुत आश्चर्यचकित थी कि मैं तो इसमें कुछ जानती नहीं। बोले तुम लिखो, कर पाओगी। तो जब पीएचडी के लिए विषय चयन की बात आई तो धनंजय वर्मा कहते हैं कि तुम स्त्री पुरुष लेखक के रचना में क्या फर्क होता है, अगर वो स्त्री पे लिखे, इस पे क्यों बात नहीं करती हो। और मुझे क्लिक कर गया, और फिर सिनॉप्सिस बनी और तमाम चीजें हुई और किताब आई, और मेरी पीएचडी की किताब ही राजकमल से आने के बाद उसके इतने 6-7 संस्करण आ गए, और तमाम जो चीजें हुई, ये सब बातें बाद में होनी चाहिए। तो ये चीजें हुई। लेकिन इसी दौरान मेरी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अरविंद जैन जी से हुई, जो यहाँ भोपाल में किसी सिलसिले में महिला दिवस पर आए हुए थे, और मैंने उनकी किताबें पढ़ रखी थी, और मैंने उन्हें बहुत सवाल जवाबों से बहुत तंग किया। और तब मैंने कहा कि जब मैं ये काम कर रही हूँ मुझे आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी। तो उन्होंने स्त्री की दुनिया को देखने की एक दृष्टि, और एक जो स्त्री दृष्टि जिसे कहते हैं, या जो मेरी अपनी थी वो तो थी, लेकिन उसे एक मांझने का काम यदि किसी व्यक्ति ने किया तो वो मैं मानती हूँ कि श्री अरविंद जैन है, जो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। और उनने मुझे एक फिर मेरे व्यक्तित्व पे एक बहुत अच्छी सी खरा चढ़ाना नहीं कहूंगी, उसको मांझना कहूंगी, मांझने का काम किया। तो व्यक्तियों की दृष्टि से देखा जाए तो मैं सारी चीजों का श्रेय, वैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं, पर मुख्य रूप से जैसे अपन कहते हैं ना, दिशा परिवर्तन का काम यदि अपन कहें तो ये 3 व्यक्ति हैं जो मुझे दिशा देते हैं। अभी ये हुआ कि ये तो व्यक्ति हुए, और स्त्री लेखन तक भी आ गई मैं, लेकिन मैं किस दिशा में काम करूंगी। मैं आपको बता दूं कि मेरी जिंदगी में थोड़ा बीच में गैप थोड़ा लंबा हो गया था। थ्रू आउट फर्स्ट क्लास, मेरे गोल्ड मेडल्स, वो सब तमाम चीजें होने के बावजूद, जैसा आमतौर पे स्त्रियों के साथ हुआ है और होता रहा है, बीच के साल थोड़े तो गड़बड़ रहे हैं। उन के बाद जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मेरे पास में बहुत सारी चीजें थी कि मैं नाटक में काम किया करती थी। बचपन में मुझे लगा कि मुझे उस दिशा में जाना चाहिए। फिर कविताएं मेरी कभी अच्छी नहीं रही। मैंने कोशिश की, मुझे कविता लिखना अच्छा भी लगता है, लेकिन कविताएं मेरी कभी बनती नहीं। तो फिर बचपन में मेरा जो दूसरा शौक था वो कहानी लिखने का था। मेरे पास कुछ कहानियां भी थी, वो भी परिस्थितियों की बहुत कहना चाहिए कि मार कह लीजिए, ठोकर कह लीजिए, कि मेरी बेटी के जन्म के दिन मेरे कमरे में आग लगी, मैं अस्पताल में थी, और मेरा जो लिखा पढ़ा था उसमें से बहुत कुछ जो वहां मेरे कमरे में नहीं था बस वो बच पाया और खत्म हो गया। जैसे कि कहीं ये संकेत थे कि चीजें नए सिरे से शुरू करो, ये जो कुछ लिखा है वो बहुत बचकाना है। तो उसमें से कुछ है, कुछ रिकॉल करके मैंने दोबारा भी लिखा है, पर वैसा का वैसा तो नहीं है। हाँ, तो उस उम्र की चीजें तो मेरे पास अब नहीं है, उस तरह नहीं है। कविता की डायरी है जिस पे मुझे भरोसा नहीं है, कुछ डायरी के बने भी हैं। तो उन दिनों फिर मैंने शुरू की थी कहानी लिखना, वे कहानियां जो अब नहीं हैं। जब मैंने अपना रिसर्च का काम किया, मैंने अपने स्त्रियों के पे केंद्रित कुछ लेख वगैरह लिखे जो देश की पत्रिकाओं में छपे, तो मुझे लगा कि मैं लेख लिख सकती हूँ। मैंने कुछ लेख लिखे, उसकी किताब भी आ गई। फिर मैंने क्या, मुझे चिट्ठी लिखना बहुत अच्छी लगती थी, तो चिट्ठी लिखने के लिए क्या करूं। और मैंने सोचा कि ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे नॉवेल पढ़े थे और उसके बहुत सारे स्त्री पात्र थे, और उनका वक्त और मेरा वक्त बहुत आपस में बातचीत करते थे। कभी कभी मैं बहुत लड़ती थी उन पात्रों से, कभी उसके लेखक को भी अंदर ही अंदर गुस्सा करती थी। सोते जागते मैंने उन लोगों के साथ भी जिंदगी बिताई, तो मुझे लगा कि क्यों ना चिट्ठी लिखी जाए। तब दैनिक भास्कर में काम करने वाली रचना समंदर जी ने मुझे कहा कि अपन, अगर आप चिट्ठी लिखना चाहती तो आप पात्रों को क्यों नहीं लिखती चिट्ठी।
तो किरदार जिंदा है के नाम से मैंने कॉलम शुरू कर दिया और किरदार जिंदा है चल निकला। तो इसमें जब किरदार जिंदा आया तो इसे मैं क्या कहूं, क्योंकि वे चिट्ठियां पात्रों को थी, वे कालजयी थे, कभी नहीं भी थे, पर वे पात्र तो सजीव थे और मुझसे बहुत बातें करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो इन्हें तो जगह देना ही चाहिए। और जब वो चिट्ठियां लिखी गई और वो किताब के रूप में किरदार जिंदा है, तो शीर्षक क्या दिया जाए, क्या हो, तो फिर राजकमल से उनके अशोक महेश्वरी जी बोले कि इसे अपन पत्रालेख कहते हैं, क्योंकि ये आलेख भी हैं और पत्र भी हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये आप ठीक कह रहे हो। तो एक विधा हो गई पत्रालेख की। फिर ये था कि क्योंकि कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो सेमिनार में जा रहा है, ये है वो है, कभी कभी क्योंकि अब ये सब होने लगा तो लोग मुझे और चीज़ों के लिए भी जब बुला रहे थे तो मुझे लगा कि मैं तो रिसर्च वर्क के लिए सही हूँ, तो मुझे रिसर्च वर्क करना चाहिए। तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया अभी, पर मेरी मज़ा नहीं आया मुझे, क्योंकि काम तो मैंने शिद्दत से किया था अपना जो कुछ है, पर मुझे मेरा मन जो सृजनात्मक साहित्य में रमता था वो मेरा रिसर्च वर्क में है, मेरा कुछ छोटा मोटा, पर कहीं मैं उसे नहीं समझती कि वो मैं बहुत उस पर गर्व कर सकती हूँ। तो फिर कहानियां मेरे पास थी, लेख मेरे पास थे, पत्रालेख मेरे पास थे, नाटक लेकिन छूट गया था। नाटक जो रिहर्सल मांगता है, नाटक जो वक्त मांगता है, वो मेरे पास में परिवार और सबके साथ में उतना उपलब्ध नहीं था। आज भी मेरी पहली जो चाह है, यदि मुझे कभी मौका मिले तो मैं सिर्फ नाटकों में काम करना चाहती हूँ, शायद इसलिए कि जो मिल नहीं पाता वो फल मीठा होता है। तो अब बचा था समीक्षा। मैंने किताबों की समीक्षाएं लिखनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मैंने किताबें बहुत सारी पढ़ी थी, नॉवेल्स पढ़े थे, नए के लोगों ने मुझे दिए भी, वसुधा में, बाकी दूसरी मैगजीन्स में, तो मैंने समीक्षाएं भी लिखी। तो फिर ये हुआ कि जो मेरे कहानीकार अग्रज थे वे मुझे कहते थे कि ना रेखा, तुम्हें तो कहानी लिखनी चाहिए, और जो मेरे समीक्षक अग्रज थे वे कहते कि नहीं, तुम अभी महिलाएं थोड़ी कम है, वो बात पुरानी है, मतलब 98 की बात कर रही हूँ, तो बोले तुम्हें तो समीक्षा करनी चाहिए। तो फिर मुझे लगा कि मुझे समीक्षा करना चाहिए कि मुझे कहानी लिखना चाहिए। मैं दोनों में रम रही थी। और आप ये ना कहें कि ना दूसरों की बात, क्या अपनी बात खुद सोचो और तुम्हें जो करना है करो। लेकिन वे लोग ऐसे थे जो मेरे बहुत निकट थे और मेरे लिए मतलब वेलविशर तो थे ही, उनकी बातों में दम भी था। ऐसे में फिर एक बार काशीनाथ जी को मैंने अपनी किरदार जिंदा है दी थी, और उन्होंने ऊपर देख के वो अपनी पत्नी को पढ़ने के लिए पहले दे दिया, उनकी पत्नी ने पहले पढ़ ली। फिर एक दिन काशीनाथ जी का फोन आया, बोलते कि ना रेखा, मैंने तुम्हारी किताब देखी है। तो मैंने कहा जी सर। तो बोलते कि ना तुम तो बहुत अच्छा क्रिएटिव लिखती हो, ये समीक्षा वाला काम भी ऐसे और क्रिएटिव भी है, तो इसमें दोनों चीजें हैं तुम्हारी। तो तुम एक काम करो ना, तुम अपनी कहानियां क्यों नहीं लिखती हो। तो मैंने कहा कि सर पहले लिखती थी, अभी तो उतना कुछ मजा नहीं आता, कुछ कर नहीं पाती हूँ, और मुझे लगता है कि समीक्षा के क्षेत्र में मैं बेहतर हूँगी। तो बोलते कि अरे दूसरों के किरदारों को जिंदा कर करके रख रही हो, मसान जगा रही हो, अपने पात्र क्यों नहीं पैदा करती हो। तो काशीनाथ जी ने जब ऐसे कहा और मैंने कहा कि सर, तो बोले आप सरवर कुछ नहीं करना है, आप तुमको अपनी तुम देखो कर पाओगी तुम, और तुम कर लोगी, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, तुम अपनी कहानियां लिखना शुरू करो। तो ये जो ढुलमुल सीसॉ जो था वो चला, तो अभी भी चलता है। जब कभी मौका मिल जाता है किसी किताब के बारे में, कोई लेखक के बारे में, तो कर लेती हूँ, वो सारे काम भी कर लेती हूँ। वनास जन में भी बड़ा सा एक आर्टिकल, और भी कुछ जगह पे या रेडियो जो भी कुछ चलता रहता है। लेकिन अब मुझे लगा कि हाँ, ये भरोसा बन गया कि कहानियां लिखी जा सकती हैं और मैं कहानी लिख लूंगी। तब सवाल ये आया कि ना मुझे तो बहुत ऐसे कंप्रेस करके लिखने की आदत है, और दुनिया तो बड़ी बड़ी कहानियों वाली है। फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं जैसी हूँ, मैं जैसी लिखती हूँ, मैं वैसे ही लिखूंगी। और कुछ कहानियां बड़े कलेवर में भी आई, क्योंकि उनकी मांग थी, और कुछ कहानियां बहुत छोटी सी भी थी। तो आपको आज के कहानी के पाठ में आपको आज के कहानी के पाठ में उसके भी दोनों वैरायटी आपको मिलेंगी। और तीसरी वाली बात, अब जो मैं बात आपसे कहना चाहती हूँ ये कि देखिएगा कि विज्ञान जो है कि इंसानियत के लिए कितने उपहार लेकर आता है, और हम इंसान क्या करें। ये कोविड ने तो आपको बता ही दिया बहुत,
लेकिन जो जो साइंस के रिसर्चेस होते हैं वे जब प्रौद्योगिकी में बदलते हैं, विज्ञान जब प्रौद्योगिकी में बदलता है, तो जो शुरू में बहुत अच्छे से आपको लगता कि अरे वाह विज्ञान ने ये किया, लेकिन जो फितरत है इंसान की और जो तरीका है इंसान का और जो सबको कायनात पे अपने कब्जा कर लेने का जो उसका की जो फितरत है, वो एक अच्छे से विज्ञान के चमत्कार को या विज्ञान की देन को कैसे कब्जे में कर लेता है और कैसे धरती आपकी क्या कर रही है, या अपने धरती के जो इको पॉलिटिक्स जिसके हम समर्थक रहे हैं, हमारी संस्कृति समर्थक रही है, सबकी जगह है, सबके रहने की जगह है, लेकिन हमने कैसे मैं सोच रही थी कि हमने जेब्रा गाड़ी भी बना ली, हमने हाथी भी वो कर लिए, घोड़े भी कर लिए, बंदर कर लिए, खाने में कर लिया, हमने क्या क्या कर लिया। तो उसमें एक सवाल औरत की कोख का भी है। यूं तो हमारी पितृसत्ता ने औरत की कोख के साथ जो किया है वो आप सब जानते हैं, और उस पर बहुत ज्यादा देर बात करना मुझे नहीं लगता कि ठीक बात है, क्योंकि आप सब विद्वत व्यक्ति हैं और आप सब लोग जानते हैं कि कोख के साथ क्या हुआ। लेकिन चूंकि अब अर्पण कुमार जी ने विषय खोल दिया था, पहले मुझे लगा कि नहीं विषय नहीं खुलना चाहिए था, ये बोला नहीं जाना चाहिए था कि किस विषय पे हैं, लेकिन अब उन्होंने खोल ही दिया था तो फिर मैं भी उसे खोल कर ही बात कर लेती हूँ। यदि नहीं खुली होती तो कम से कम 2 कहानियों तक तो आपको मतलब इसका आनंद मिलता कि विषय कहाँ जाता है। तो कोई बात नहीं, मैं आपको अपनी कहानी शुरू करूं और आपको सुनाऊं कि मेरी पहली कहानी जो 2000 में लिखी थी इस विषय पे, और कितनी सदिच्छा से लिखी थी, और विज्ञान ने जो हमें उपहार दिया था उसकी सदिच्छा से कि परिणाम कैसे थे, पर यदि उसमें कुछ कंफ्यूजन भी थे और रिश्तों का घालमेल और थोड़ा उलझाव भी था, तो वो ऐसी कहानी है जिस कहानी का शीर्षक है गूलर, और वो मैं आपके साथ में साझा करती हूँ। कहानी का शीर्षक है गूलर। फर्टिलिटी क्लिनिक, वकील, नोटरी, ढेर सारे दस्तावेजों पर दस्तखत, घर लौटने को आई और आईने के सामने खड़ी हो गई, और मेरे आईने के सामने खड़े होते ही मोहित भी चला आया। गर्दन के नीचे कुछ बाईं ओर जैसे लेजर सा कोई गहरे उतरता हो। मीठी टीज का यह अनुभव। फोन करूं तो उत्तर होगा बस आपको याद कर रहा था। घड़ी के कांटों में राई रत्ती का भी फर्क नहीं होता। मुस्कुराई तो लगा जैसे आईना मुस्कुराया हो। झीनी नाइटी में मुंह उचकाकर बेटू भी साकार हो गया। हम भी देखेंगे मम्मा तुम्हें, यहां वहां उसका होना। कैसे नहीं आप उसे नोटिस करेंगे, कैसे आपसे बात नहीं करेंगे। सारे पेट पर उसका साम्राज्य है। आईना संतुष्ट है, आत्मतुष्ट है इन दिनों। बिटिया के पैदा होने के 27 साल बाद फिर गोदहरी हुई। जब बिटिया हुई सारे अनुभव पहली बार हो रहे थे। 20 के होते होते बिटिया गोद में आ गई। तब से लगातार लगता रहा कि एक बार फिर मां बनना है। अनुभव जीने के लिए दूसरा चांस चाहिए। दरअसल बच्चा जिस तरह पेट में तैरता है, जल क्रीड़ा करता है, वह अनुभव बार बार महसूस करना चाहती थी। समय के साथ साथ उसकी बढ़ती रफ्तार, एकदम चुप, फिर पेट में घूमना, फिर जीना चाहती थी। मुझे जीना था पुष्ट होती छातियों को, छातियों में दूध उतर आने की कल्पना, 9 महीने का साहचर्य। जिंदगी भर को मां बनने से कितना बड़ा होता है। नाल से रिश्ता टूटा कि बच्चा अपने आप का। दूध पीने तक कुछ और साथ। नहीं, बच्चा तो हमेशा अपना होता है। रम्या, मेरी बेटी, रम्या के साथ जाते हुए हमेशा मुझे कॉम्प्लीमेंट मिलते रहे हैं। प्रिया, आप मां नहीं बहन लगती हैं, बड़ी बहन। मेरे कपड़ों ने अपना फैलाव पिछले 25 साल से रोक रखा है, पर इस बेटू ने आकर सब कुछ गड़बड़ कर दी। हर महीने ब्लाउज का साइज नया, सूट कोई फिट ही नहीं होता। रम्या के साथ छुट्टी मनाने जाते हुए उसके जीन्स अक्सर पहनती रही हूं, पर अब क्या बच्चे होने के बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा? अब तक जैसे जीना चाह रही थी वो जब एकदम आसपास से, तब ये फिगर, ये कपड़े क्यों प्रश्न खड़ा कर रहे हैं? लगा बेटू शिकायत कर रहा। मैंने उसे थपथपाया तो उसने मेरी हथेली के नीचे अपना सिर कर दिया, और तभी मोहित आकर खड़ा हो गया पीछे।
हमेशा आश्चर्य होता है कि कैसे रिसीव किया जा सकता है किसी को इस तरह। मोहित को फिक्र भी बहुत है। हमेशा औरों की फिक्र का काम मैंने खुद किया, लेकिन सहेजा कैसे जाता है यह मुझे मोहित ने बताया। आपने जूस लिया? खाली पेट तो नहीं जा रही कॉलेज? देखिए, देर तक मत जागा कीजिए। मैं उसे बताना चाहती थी कि लंबी जागती रातें मेरे हिस्से में सालों से हैं। उसकी रट है कि आप और बेटू मेरे साथ होने चाहिए थे पूरे 9 महीने। पर मेरी नौकरी, और नौकरी छोड़ना आसान नहीं है मोहित। और फिर जब ये बच्चा हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूंगी जब बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी तो? मोहित सारा लाड़ बच्चे के बहाने, कभी मेरे बहाने उड़ेल देना चाहता है। और मैं क्या सिर्फ बच्चे से जुड़ी हूं? मोहित मेरे जिंदगी का हिस्सा कैसे बन गया? क्या सिर्फ केयरिंग ने मुझे उससे जोड़ा है? क्या बच्चे ने मुझे जोड़ा है? लगता है कॉलेज कैंपस में लगा हुआ उमगा हुआ गूलर का पेड़ हूं मैं, जो मीलों दूर बैठे मोहित से जल खींच रहा है, अपने को सींच रहा है। हरी भरी हो रही हूं मैं, फल फूल रही हूं मैं। कैसे हो रहा है ये सब? उधर रम्या कैरियर के प्रति बेहद सजग। शादी के बाद देशी विदेशी असाइनमेंट, कभी रात 11 बजे लौटना, कभी वीकेंड्स की मुलाकातें, कैरियर, पैसा, गाड़ी, घर के सपनों सबको के कारण स्थगित होता रहा बच्चे का सपना। हाँ, स्थगित हुआ, निरस्त नहीं हुआ। 25 की होते होते रम्या की आंखों में लाल डोरे तैरने लगे। आग्रह भी, अब वक्त निकालना ही होगा, वरना मैं जो कुछ कर रही हूं वो सब किसके लिए? मैंने सुना तो सारे बियाबान को क्षणांश में ही मधुबन में बदल लिया। बंजर हरिया गया। अपने पेट पर हाथ रखते हुए सहलाने की मुद्रा में आ गई। मन किया कि बस अब कॉलेज से छुट्टी लूंगी, लंबी, हर क्षण बिटिया का जी लूंगी। रम्या का आग्रह भी, मम्मा यहाँ कोई नहीं है मेरे पास, प्लीज आप आओ ना। कॉलेज, रिसर्च, सेमिनार, वर्कशॉप की दलीलें सब मुझे रोकती रही। जाने की घड़ी आई भी तो हंसती खेलती दुनिया वहां नहीं थी। उस रात सपने में देखा कि किडनी ट्रे में पड़ी है लावारिस छलनी सी कोक, और उस कोक का वारिस स्पंदनहीन। रम्या की आंखें सुर्ख लाल थीं, अपनी नन्ही सी परी सी बेटी जिसे सहेजने में मैंने अपनी सारी उम्र खर्च कर दी थी को बिखरता देख मैं चुप थी, निष्पन्न थी, दिमाग में घमासान था। बिटिया की खुशी के लिए ही तो वर तलाशते हुए मैंने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं कर गुजरी थी, मैं जानती हूँ। सबसे अच्छा चाहिए कि कामना ने आसपास परिचित अखबार के विज्ञापन, इंटरनेट, शादी.com सारी वेबसाइट खगाल डाली थी। दामाद के रूप में मैंने अपने बेटे की जगह भरी या कुछ और जो अब तक नहीं पाया था उसकी तलाश पूरी हुई कह नहीं सकती। बहरहाल फूली नहीं समाई थी उसे पाकर। रम्या की नौकरी ने उसे संभाल लिया। वक्त ने फिर रफ्तार पकड़ ली, पर रफ्तार मशीनी थी। बिना सपनों वाली लाल आंखें रम्या की स्थायी छवि बन गई थी। कोख बंजर हुई थी, कामनाएं नहीं। हर महीने व्यर्थ होता खून रम्या को चिताता। रम्या कुछ भी नहीं खोया तुमने, वक्त है अभी भी। मैं भी समझती और उसे समझाती भी, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है। बहुत संकोच के साथ अपने पति के सामने रम्या ने प्रस्ताव रखा तो वो उत्साह से उछल पड़ा। हाँ रम्या, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF, क्यों नहीं, लेंगे एक किराए की कोख, करेंगे पैसा खर्च, चाहे जितने भी लगे। मैं तुम्हारी आंखों के गहरे लाल रंग को सपनों के लाल रंग के डोरे वाली आंखों में बदलना चाहता हूं। रम्या से मैंने कहा कि तुमने ये पहले क्यों नहीं सोचा? मेरी आंखों में प्रश्नों की भरमार थी और उसकी आंखों में ढेर सारी तरलता। मैं अपने आप के साथ होली। पति के जाने के बाद मैंने तो अपने सपनों पर हर संभव ताला लगा लिया था। रम्या मेरी जिंदगी का एकमात्र सच थी। समाज के बने बनाए खांचे यद्यपि ज्यों के त्यों फिट नहीं होते थे मुझ पर कोई दूसरा पुरुष मेरी जिंदगी में आ सके, ऐसी गुंजाइशों को मैं लगातार नकारती रही। मेरी खुशियों की सीमा रम्या के पास आकर समाप्त होती थी और शुरू भी वहीं से होती थी। बावजूद इसके रातों पर कोई ताला नहीं लगा सका था।
लंबी जागती रातों का साहचर्य छूटा नहीं था। इस साहचर्य में जाग जाती थी कोख हरियाने की कामना। कभी कभी प्रश्न अपना उत्तर इस तरह खोजेगा, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी। सोचती हूँ तनाव झेलने की तो भी हिम्मत नहीं है। लोगों को कैसे समझाऊंगी कि ये जो बच्चा है वो उस तरह नहीं इस तरह आया है, या इस तरह नहीं उस तरह आया है। मन परेशान है। उस तरह पाप है और मशीन से और विज्ञान के सहारे इस तरह पाप नहीं। ये जस्टिफाई कैसे हो सकता है? बहुत सारे तर्क वितर्क झंझोड़ रहे हैं, मुझे झंझोड़ते रहे हैं। आज बेटू की ये उपस्थिति, भरी पूरी हूं, आत्मतुष्ट हूं मैं। आईना ये बार बार कहता है। अपनी कोख में भविष्य को आंखों आता पल्लवित होता देख रही हूं। 9 महीने बीत चुके हैं। हाँ, किलकारियां हैं। आज अस्पताल से छुट्टी होनी है। पिछले 5 दिन उत्सव से बीते। दोस्त, पड़ोस, आसपास, कॉलेज के लोग सब बधाई दे रहे हैं। अस्पताल का ये कमरा दूधिया रोशनी से नहाया कमरा लाल गुलाबों से अटा है। लाल गुलाब रम्या की पसंद है। मेरी रजनीगंधा के यहां कोई गुंजाइश नहीं, गंध भी नहीं। बेटू छाती से चिपकी चिपकी सो गई है। दूध झर रहा है बार बार। ये दूध क्या ऐसे ही झर जाएगा? उसके होठ खोजते रहेंगे अमृत कलश और ये व्यर्थ बहता रहेगा। जोर से भींच लेती हूँ बेटू को। बेटू जब आंख खोलकर देखने लायक होगी, आवाज पहचानने लायक होगी, मम्मा कहने लायक होगी, जमीन पे डगमगाता पहला कदम रखने वाला लायक होगी, तब कहाँ होंगी मैं? जानती हूं कि कोख सूनी होकर ही गोद भरती है, लेकिन इस तरह रम्या और बेटू दोनों बाहें फैलाए खड़ी हैं। किसकी तरफ पीठ करूंगी नहीं जानती। गोदी में बेटू को लिए हुए सामने मोहित और रम्या मेरी आंखों में झिलमिला रहे हैं, और रम्या के पिता जैसे स्मृति में बेटी, दामाद और नातिन को विदा कर रहे हैं, और मेरे पास सिर्फ गंध है, गभुआए बच्चे की गंध और दूध की। दूध लगातार भर रहा है, झर रहा है। धन्यवाद। तो ये हुई पहली कहानी गूलर, जिसमें माँ अपनी बिटिया को उसकी खुशी के लिए अपना गर्भ दे रही थी। उसने गर्भाशय दिया था। कहानी अब दूसरी कहानी की तरफ मुड़ती हूँ, और आप जब तक इस कहानी के प्रभाव से निकलें, मैं दूसरी कहानी खोज लेती हूँ। ये कहानी 2017 में लिखी गई। तब तक विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया था। सरोगेसी एक बहुत कॉमन चीज हो चुकी थी, और सिर्फ कॉमन ही नहीं हुई थी, सरोगेसी ने बहुत लोगों को सपने दिखाना भी शुरू कर दिए थे। तो ये कहानी जो मैं आपके सामने अब साझा करने वाली हूं, उसका शीर्षक है अपने अपने अलाव। माँ के घर के पिछवाड़े में छोटी सी कच्ची जमीन। माँ उसमें अपने मन का खेल कर लेती है। किसी कोने में मिर्च तो किसी कोने में धनिया के बीज बिखेर आती हैं। कोई कोना कद्दू का, कोई गिलकी बरबटी का, कोई लौकी का। वह माँ से कहती भी कि उन्हें सांस लेने की जगह तो दो। हर बार वो कहती उन्हें आने दो, फिर देखेंगे। कहना चाहती हूँ, वो कहती है कि फिर करेंगे। उसे पता है कि वे दिन आएंगे तो मैं लड़ूंगी उनसे। हर साल वे दिन आते, झुंड के झुंड हरियाते। माँ तब तक मोटे काले पॉलिथीन ले आती। मिट्टी, खाद, रेत मिलाकर गाती हुई कुछ देर नम आंखों को जीती, फिर मुझे साथ लेकर एक एक पौधे को रोकती प्लास्टिक की पन्नियों में। कहती जतन से उखाड़ना। पहले तो मुझे उखाड़ने भी नहीं देती थी, फिर धीरे धीरे मैं सीख गई। आसपास की कुछ मिट्टी जरूर साथ रखना,
पौधे को अपनी जगह का एहसास दिलाए रखना होता है। पौधे तैयार होते होते उनके विदा के दिन आ जाते। बाबा जैसे मोहल्ला करते पौधों के, ये लौकी का, ये बरबटी का, ये कद्दू का, फिर ठेले में रखकर शहर की तरफ। शहर की चौखट से सटी हुई एक नर्सरी थी, वे वहां ले जाते। जमीन, आंगन सब सूना। माँ मिट्टी मिलाती और कहती, अभी उसे अपने में रहने दो, पीछे मत जाना। वक्त जाते जाते धरती पुराना रूप लेने लगती, तब तक फूलों की बारी आ जाती। बस सिर्फ गर्मी में घर का जो पिछवाड़ा है वो धरती की दरारों से कराहता। माँ के अपने बचपन की भी एक दुनिया थी। उनके बाबा के पास एक छोटा सा खेत था। क्यारियां बनाते समय पौधे जगह बदलते तो थे, पर वे जिला बदल नहीं होते थे। जहां गेहूं चना की सुनहरी बालियां थीं, ये बालियां अन्न में तब्दील होकर सारे परिवार का पेट की आग बुझाती थीं। पेट की आग तो मेरी माँ के आंगन के पौधे भी बुझाते हैं, पर पौधों के साथ बेदखली जुड़ी हुई है। क्या कोई और तरीका माँ नहीं जानती, या इसलिए कि उनके पास अपने पिता की तरह उतनी जमीन नहीं है, या उनके बाबा के पास जितनी थी और अब मेरी बारी। जबकि घर में पेट की आग का सवाल नहीं है, पर मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है जो मुंह बाए खड़ा हुआ है। थोड़ा बहुत जान समझकर इतना तो जान ही गई हूं कि घटते घटते जमीन का कोई टुकड़ा भले ही मेरे पास नहीं बचा है, पर बेटे को कहीं बेहतर जिंदगी देने का सपना तो मैंने पाला ही है। और आज, मामा मैं सीख लूंगा, आप छोटा बेबी को देख लो। बेटे को यूनिफॉर्म पहना के तैयार किया, दरवाजा खोलकर कैंपस का नजारा देखकर स्कूल भेजने का इरादा मैंने बदल दिया। पिंडली पिंडली तक पानी, सारी रात बादलों ने धरती के पोर पोर भिगाया था, तो मैंने बेटे से कहा कि बेटा आज स्कूल जाना कैंसिल। छोटा बेबी भी परेशान होगा अगर मैं तुम्हें गेट तक छोड़ने जाऊंगी तो। मेरा इशारा अपने ईवीएस कॉलोनी के गेट से था। मैंने अपने पेट पर हाथ रखते हुए बेटे को समझाइश दी। वह लगातार समझदार हो रहा है, इसलिए उसका जवाब, नहीं मम्मा मैं जा सकता हूँ स्कूल, मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगा। मैंने उसे बहुत दुलार से देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बेटा इतनी समझदारी से स्थितियों का सामना कर लेगा। यही उसके स्कूल के शुरुआती दिन है और यही समय है जब मैंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। बेटे की दुनिया में 2 नए अध्याय जुड़े हैं, एक स्कूल का और मेरे पेट का बढ़ता हुआ साम्राज्य। स्कूल से आते ही उसका पहला काम मेरे पेट पे हाथ रखेगा, छोटा बेबी के हाल पूछेगा, फिर अपने स्कूल की बातें करेगा कपड़े बदलते बदलते, फिर कहीं खाने का विचार, बाजार जाएगा तो सारी चीजें छोटा बेबी के हिसाब से। नाम की लंबी लिस्ट है जो वो आने वाले का रखेगा। हर दिन उसकी लिस्ट में कोई नया नाम शामिल। मेरा प्रयास होता है कि बेटे का कम से कम जुड़ाव हो, पर उसकी दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर तो ये छोटा बेबी ही है। कुछ निर्णय परिस्थितियों के बदलने से कितनी अलग शक्ल ले लेते हैं, ये भी निर्णय लेते वक्त आपको पता नहीं होता है कि आगे की परिस्थितियों में वो कैसी शक्ल अख्तियार करेंगे। अभी तो सिर्फ 5 माह हुए हैं, अभी लगभग 4.25 महीने का समय और है। कुछ समझ नहीं आता। जब कुछ समझ नहीं आता तो वक्त के हाथों में सब छोड़ देते। बेटे की इन नजदीकियों को कैसे अलगाव में बदलूं मेरी समझ में नहीं आता। समझ तो तब भी नहीं आया था जब अपनी आजीविका के लिए मैंने कपकेक बेक करने शुरू किए थे। पूंजी न होने से एक बड़ी बेकरी शॉप से संपर्क किया। शर्त यह थी कि मटेरियल वो देगा, अनुपात का संतुलन ही तो स्वाद रचता है। इसलिए मुझे कपकेक्स अपने आंगन के तंदूर में पकाना है, बेक करना है, लेबलिंग पैकेजिंग उनकी लगाकर और उनकी दुकान में भेजना है। सील ठप्पा सब उनका, मेरा सिर्फ तंदूर जहां पकना है कपकेक्स को। अपने बच्चे को कभी समझा नहीं पाई कि बेटा ये कपकेक्स अपने हिस्से के नहीं हैं। जब तक वो जिद कर लेता है, कल शायद उसे समझ आए जब वो बड़ा हो जाए कि तंदूर की भूमिका क्या होती है और सील ठप्पे के अधिकार क्या होते हैं।
निर्णय चाहे बेकरी का हो या इस नए बच्चे का, हम पति पत्नी ने सोच समझ के लिया था। जब दूर की एक पड़ोस की सहेली ने मुझे बताया कि अपने घर की छत की कामना में उसने अपने पेट को किराए पे दे दिया। चाहो तो तुम भी दे दो। तो मुझे अपने बेटे के भविष्य की मजबूत नींव ध्यान आई और थोड़े असमंजस, थोड़े संशय के बीच देर तक पसरा रहा सन्नाटा और अंततः मैंने हाँ कह दी, क्योंकि बेटे के चेहरे की मुस्कुराहट जिंदा रखने का ये तरीका मुझे ठीक लगा था। और लगा कि 1 ही साल की तो बात है, और डॉक्टर कहते हैं कि 21 से 40 की उम्र के बीच में ये काम कम से कम तुम 3 बार कर सकती हो। तुम्हारे पास एक सुंदर स्वस्थ बच्चा है, शादी को 5 साल हुए हैं और सारी शर्तें तुम पूरी कर रही हो, तो तुम्हारे लिए ये जगह ठीक है, तुम्हारे लिए ये निर्णय ठीक है। तुम्हारी कोख में पनप जाए बच्चा तो पैसे की पहले किश्त तुम्हारी हथेली पर। करूं कुबेरनाथ जी से बात। नाथ दंपत्ति से एग्रीमेंट की तमाम शर्तें हमें अपने फायदे की लगी थी। भरण पोषण, देखभाल, दवाई, मेडिकल, सारा खर्चा उनका। 3 किश्तों में पैसों की भरपाई, काम की पूर्णता के प्रतिशत के हिसाब से। बस एक शर्त बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि उनका कहना था कि पूरे समय तक आपको हमारे घर में रहना होगा। तब पति और बच्चा। उनकी खामोशी में जवाब शामिल था। ये तो सोचा ही नहीं था। मैं अड़ी रही कि मैं बच्चे पति के बिना नहीं रहने वाली। हाँ, मैं अपने ही घर में आपके लिए। तब यह समझ नहीं आया था कि मेरा अपना बेटा इस तरह जुड़ जाएगा छोटा बेबी से और नया प्रश्न अपना जवाब खोज ही नहीं पाएगा। एग्रीमेंट करते समय कहाँ समझ में आया था कि बेटे और पति पर क्या क्या शर्तें लागू होंगी। ये कोई कपकेक्स तो है नहीं कि अपने बच्चे को बहला लूं या बाजार से खरीद के दूसरा ला दूं। और पति, जब नाथ दंपत्ति से वादा किया था कि आपके बच्चे को सहेज कर रखूंगी, तो कहाँ लिखा था कि पति का प्रवेश वर्जित कर दूंगी। पर अतिरिक्त सावधानी, अपने बच्चे के हिस्से के जो पैसे, उनकी चिंता, पति को धीरे धीरे अपने से दूर करने का काम अनजाने ही कर दिया मैंने, जबकि मां बनने की प्रक्रिया में मैं दूसरी बार में थी। और तब सब कुछ सहज था, थोड़ा संभालते हुए बस ये बात थी। लेकिन बात इतनी कहाँ थी। पति की दूरी की दूसरी वजह भी इतनी ही महत्वपूर्ण थी। पहली खेप के पैसे जितनी सहजता से पति के हाथ में रख दिए थे, दूसरी खेप के नहीं रख पाई थी। पहली किश्त की छोटी पूंजी पति ने अपने छोटे मोटे कमीशन बेस्ड काम में खपा दी। रोलिंग में है, हाथ से बिला गए हैं, पैसे ने चौकन्ना कर दिया। अपने बेटे के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मुझे गवारा नहीं था। इसलिए दूसरी किश्त आते आते मैंने पति को चेक देने से मना कर दिया, साइन करके। पैसा और देह दोनों ही पति के जद से बाहर। ये सब कहाँ लिखा था एग्रीमेंट में। रिश्तों की ऐसी परिभाषा हम दोनों ने पहले कभी नहीं गढ़ी थी। पति की घूरती आंखों का सामना, कभी मदहोशी की गंध के साथ पति का घर लौटना, शरीर पर कब्जे की ख्वाहिश और मेरा परे ढकेलना। हम दोनों ने भीतर ही भीतर समय के कैलेंडर पर दिन रात 10 बार क्रॉस लगाए होंगे, बस समय ने हमारी बात नहीं सुनी थी। यूं 9वां महीना लग चुका था और थोड़ी निश्चिंता भी आ गई थी। बस 1 महीना, 1.25 महीना। बेटा बाकी स्थितियों से बेखबर था और छोटा बेबी का फुटबॉल खेलना देख रहा था। मैं बहुत खुश थी, वो भी बहुत खुश था। अपना क्लाइमेक्स इस तरह रचेगा मुझे अंदाजा न था। धुत लौटने की आदत बन चुकी थी पति की। उन्होंने मुझे पाना चाहा। मेरा समझाना काम नहीं आया कि बस जरा से दिन की तो बात है, थोड़ा सब्र कर लो। यह मानत है किसी की। पति मुझे पाने और मैं अपने बचाने हाथापाई में पता नहीं कैसे उलझे, बेख्याली में या गुस्से में। पति की जोरदार लात मेरे पेट पर। सारी एहतियात धरी की धरी रह गई। पेट में तेज दर्द और हल्का सा रिसाव एक साथ मैंने महसूस किया। अनहोनी की आहट कहीं आसपास थी। मैंने एक साथ एक के बाद एक 3 फोन किए। पहला डॉक्टर को, दूसरा नाथ जी को और तीसरा कांपते हाथों से 100 नंबर डायल किया। आंखों में आंसू थे, पता नहीं पीड़ा कहाँ थी। कैब बुक की, बेटा, छोटा बेबी, बैग में कुछ कपड़े,
पैसे, एटीएम कार्ड। कैब ने गति पकड़ ली थी अस्पताल की ओर और मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो ये थे अपने अपने अलाव जिसमें पकना है, पकाना है, जिंदगी को तैयार करना है। सरोगेसी पे दिए थी दूसरी कहानी गूलर के बाद, और गूलर और इसके विषय में विषय एक ही होने पर भी परिस्थितियां अलग होने से कैसे कहानी और रिश्ते और चीजें बदली, इसका आनंद आपने जरूर लिया होगा, महसूस किया होगा। और अब तीसरी कहानी पे आती हूँ, और ये कहानी मुझे बहुत प्रिय कहानी है, और इस कहानी का शीर्षक है मुर्गी खाना। इसी शीर्षक से जल्दी ही मेरा कहानी संग्रह भी आने वाला है, मुर्गी खाना। आप और मैं प्रकृतिस्थ हूँ, तो फिर हम इसे शुरू कर लेते हैं। तो ये कहानी है मुर्गी खाना। बस एक बार और मानव के मनोहार में आदेश था। वसुधा का लगा कि उसका सपना फिर स्थगित हो जाएगा। वसुधा ने वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहा कि अभी संभव नहीं है, सब कुछ अभी रूटीन में आया नहीं है। कहने को यह बताया गया कि यह वसुधा का रेस्ट पीरियड है। वो ये जानती है कि यह आफ्टर इफेक्ट्स झेलने का वक्त है। तो मैं कह रही थी कि वसुधा जानती थी कि ये साइड इफेक्ट्स झेलने का वक्त है। मानव वर्तमान और भविष्य पर से क्षण भर भी अपनी नजरें नहीं डिगाता। सब कुछ सोचा समझा सुनियोजित, उसे कोई कंफ्यूजन नहीं, फंडे एकदम क्लियर। उसकी दृष्टि विस्तार में वसुधा शामिल होनी ही चाहिए, ऐसा भी मानता है मानव। इसके कारण भी हैं। वसुधा ने अब तक उसका साथ दिया है, आंखें बंद करके भले ना दिया हो, बहुत सोच समझ कर भी नहीं दिया। मानव की बेहतरी में शायद यह उसका योगदान शामिल हो, ऐसा समझकर, और उसकी आंखों में उसके प्रति प्यार जागे, भरोसा जागे, इसलिए भी मानव ने उसे शादी के लिए पसंद किया। उसके पहले उसने प्लानिंग कर ली थी कि वो अंडे बेचेगा। मैकेनिकल इंजीनियर होते हुए भी उसने इसकी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ली थी, पूरी प्रक्रिया से अवगत था, फायदा नुकसान सबका हिसाब किताब चाक चौबंद। वसुधा को मानव ने न्यूज़पेपर में फोटो देखकर पसंद किया था। शहर के नामी कॉलेज के फ्रेशर्स पार्टी की खबर थी। वह क्राउन वाली मिस फ्रेशर को दिपदिपाती आंखों से देख रही थी। उस लड़की को स्मृति से यूं ही ओझल नहीं किया जा सकता, मानव को लगा। रंगीन फोटो में वसुधा को सारे कोणों से परखा हो, ऐसे देखा मानव ने। पता लगाया वसुधा बिना माँ बाप की इकलौती बेटी है, जो मामा के घर रहकर बीएससी फर्स्ट ईयर बायो पढ़ रही है। उसे ये बात सुभीते की लगी। वसुधा इस घर में ही रच बस जाएगी, मुड़कर देखने या अतीत में भागने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। देखने दिखाने में, डेटिंग वेटिंग एंगेजमेंट में वक्त जाया करना मानव की फितरत नहीं। पहली मुलाकात में चेहरे मोहरे से आश्वस्त होते ही दूसरी मुलाकात में मानव ने मामा से कहा कि मुझे वसुधा की फुल हेल्थ रिपोर्ट चाहिए, फुल फिजिकल टेस्ट, यानी कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके रिपोर्ट आ जाए तो मुझे फोन कीजिएगा, शादी की तारीख तय कर लेंगे। 2 मुलाकातों के बीच मामा मानव की खोजबीन कर चुके थे, उसके बारे में जान चुके थे, ऐसा मामा को लगा। वसुधा और मानव की कहानी अलग अलग नहीं है। 5 साल पहले मानव के 2 माता पिता चल बसे थे एक रोड एक्सीडेंट में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान कैंपस सिलेक्शन नहीं हुआ। 2 साल बाद ये ट्रेनिंग लेके उसने पोल्ट्री फार्म खोला है। बिजनेस के शुरुआती धक्के खा रहा है। पोल्ट्री फार्म और उसे लगे छोटे से घर में घर के रखरखाव की जब पड़ताल की मामा ने, तो वे आश्वस्त हुए। फिर लड़का खुद हाथ मांगने आया है। मेडिकल चेकअप की बात ने उन्हें थोड़ा चिंतित किया, फिर संशयित किया और अंततः आश्वस्त कर दिया। परिवार में 2 प्राणी हैं, स्वास्थ्य बड़ी नियामत है। मामा को एक चिंता ये है कि वसुधा सिर्फ 18 साल की है और मानव 27-28 साल का है, जैसा कि मानव ने बताया। वे कुछ रुकना चाहते थे, पर वे मुक्त भी होना चाहते थे।
उनके अपने पारिवारिक दायित्व थे, दबाव भी। और अब शादी के 7 साल बाद अपने स्थगित सपने के साथ वसुधा वहीं खड़ी है, मानव के घर की देहरी पर। मानव का आदेश है एक बार और वसुधा विचलित है। वसुधा का मन जब भी उदास या विचलित होता है, सिरदर्द होता है, उसके पास मुर्गियों के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। आसपास कुछ खेत हैं जो अधिया बटिया पे हैं। 1 किलोमीटर बिना पेड़ों वाले पगडंडी वाले रास्ते को पार करके वो मुख्य सड़क आती है जहां से शहर के रास्ते खुलते हैं। मानव हर संडे सुबह तैयार रहने को कहता है, मिलिट्री ऑर्डर की तरह। वे शहर में समय बिताकर शाम से पहले घर लौट आते हैं। मुर्गियों को खाना पीना, खुली हवा, रोशनी, साफ सफाई सब चाहिए, ऐसा उसका कहना है। नौकरों को हिदायत देने के बावजूद मानव को अपना व्यक्तिगत दखल वसुधा और मुर्गियों के बारे में संतुष्ट रखता है। दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे रोज मानव अंडे लेकर शहर जाता है। जब वो प्रोजेक्ट पे होती है उसे भी शहर जाना पड़ता है। शेड्यूल के हिसाब से मानव अंडों के बिजनेस के समय में हेरफेर बर्दाश्त कर लेता है, ये उसका चुनाव भी है। वरना बाकी समय तो 3 से 6 का समय वसुधा का खुद का है। उसके साथ देने के लिए उसके पास मुर्गियां हैं, वो उन्हें दड़बों से निकाल देती हैं और बाहर शेड में आने को उकसाती है। अपनी जगह उन्हें भी उन्मुक्त होकर रहने का अवसर देना चाहती है। मुर्गियां कभी बागड़ पार नहीं करती, नुकीले तारों वाले बाउंड्री से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजती, और तो और कभी गेट खुला भी छूट जाए तो उस ओर ध्यान तक नहीं देती। वसुधा को भी ऐसी सुध कहार, वो खुद गेट लगा आती है अक्सर। वसुधा जानती है कि ये नौकर और मालिकों की छुट्टी का समय है। वसुधा और वे उन्मुक्त जी लेते हैं इस वक्त। बावजूद इसके कि वसुधा जानती है कि मानव का कोई ना कोई वफादार आसपास होगा। मुर्गियों के भारी शरीर और पतली टांगे देखकर बहुत दुख होता है वसुधा को। शरीर तो वसुधा का भी लगातार ऐसा ही होता जा रहा है। मानव को ज्यादा और जल्दी रिजल्ट चाहिए। वो मुर्गी से चूजे नहीं चाहता, ज्यादा अंडे, कैसे भी। इसलिए ऑक्सीटोनिस के इंजेक्शन, अनफर्टिलाइज्ड अंडे। मानव के पोल्ट्री फार्म में मुर्गे नहीं हैं। वसुधा को लगता है कि क्या मुर्गियां उदास नहीं होती होंगी, उनकी अपनी भी तो जरूरत होती है। मुर्गों के साथ की कामना, अपने अंडे सेने का सुख, चूजों को दुलारने का मन, वो अपनी सारी ममता मुर्गियों पे उतारती है। मुर्गियां कहाँ जाएं, कैसे जाएं, उनका कोई घर भी तो नहीं। वसुधा उदास और विचलित होती है, कभी कभी डरती भी है, भयभीत होती है। मानव समझाता है, तुम तो जानती हो ना, ये आफ्टर इफेक्ट्स हैं, समय के साथ साथ सब सबसाइड हो जाएंगे। वो कभी भी साइड इफेक्ट्स नहीं कहता, आफ्टर इफेक्ट्स कहता है। वसुधा भयभीत इसलिए भी होती है कि उसने मानव को पुराने बेकाम होती मुर्गियों को शहर ले जाते और नई खरीदी मुर्गियों को लेकर आते, नन्ही नन्ही चूजों को लेकर आते देखा है। और फिर वो खाली हो गए जो दड़बे हैं वो आबाद हो जाते हैं। मुर्गियों से चूजे बनने में वक्त बर्बाद होता है, झंझट है, मानव मानता है। अंडे तत्काल और अच्छे दामों में बिकते हैं तो फिर फिक्र कैसी। वसुधा का सपना भी मां बनने का है, पर मानव सहमत नहीं। किस लिए? टाइम किलिंग। पहले पेट में पालो पोसो, फिर बाहर पालो पोसो, उनके लिए जोड़ो। किस लिए चाहिए बच्चा? ये भी तो सोचो, उनकी किस्मत भी हमारे तुम्हारे जैसी रही और अकेले कभी बच गए तो क्या हो गया? ऐसा इतिहास दोहराने से क्या फायदा? अच्छे से जीने के लिए पैसा चाहिए। लॉन्ग लाइफ वर्सेस क्वालिटी लाइफ। उसका वोट हमेशा क्वालिटी लाइफ की ओर। कोई नहीं पूछता कि क्वालिटी लाइफ किसकी, वसुधा की या मानव की। पैसा, सिर्फ पैसा। कैसे कमाया जाए इसी गुंताड़े में रहता है मानव। अंडों का बिजनेस प्रोजेक्ट पर लगा देता है वसुधा को भी। मुस्कुराकर कहता है कि जितना मैं 6 महीने में कमाता हूं तुम तो उतने एक प्रोजेक्ट में कमा लेते हो 1 महीने में। मुझे मदद मिल जाती है, बिजनेस के लिए एक मुश्त रकम मिलना बहुत मायने रखता है वसुधा। वसुधा बताना चाहती है कि मुझे तुम्हारी मुर्गियों को एक जैसी तकलीफ होती है, पर कह नहीं पाती। न मुर्गियां न वसुधा। पहली बार मानव ने जब उसे प्रोजेक्ट पे लगाया था, हाँ, मानव उसे प्रोजेक्ट की तरह ही देखता है
और इसी शब्द का इस्तेमाल भी करता है। तब उसे लगा था कि यह शादी के पहले जैसा कोई फुल बॉडी चेकअप है। उसे प्यार आया मानव पे, कितना ख्याल रखता है उसका, उसकी सेहत के लिए कितना फिक्रमंद है। बाद में डॉक्टर ने सारा प्रोजेक्ट समझाते हुए उसकी सहमति मांगी तो वसुधा के पैरों तले जमीन बाकी नहीं रही। मानव ने उसे दुलार से कहा, यही खाने कमाने के दिन है, बस थोड़ा सा साथ दे दो। मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश होने में तुम्हारी जरूरत है। सामने वाली पार्टी से बात हो गई है, सब कुछ मैच हो रहा है। डॉक्टर ने बताया था कि फुल हेल्थ चेकअप के बाद 3 से 5 हफ्ते की प्रक्रिया है। एग ट्रेवलिंग सक्सेसफुल हो जाए तो वसुधा किसी के परिवार को आबाद करना पुण्य का काम है। डॉक्टर ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी नेचुरल साइकिल लुप्रान देकर सप्रेस करेंगे, रिसीवर की साइकिल से ताल में बिठाएंगे। मेंसेस के तीसरे दिन से अंडों को उत्तेजित करने के लिए हार्मोन्स के इंजेक्शन देंगे। बस उसके बाद 10-12 दिन। तुम चाहो तो वे इंजेक्शन घर में भी लगा सकती हो। मानव रोज शहर आता ही है, तुम उसके साथ तुम भी आकर यहीं से लगवा लो। डॉक्टर ने ऐसे कहा जैसे मानव उसका निकट परिचित हो। तुम समझती होगी अंडों को उत्तेजित करना होता है, 1 या 2 की जगह 10-12, कभी कभी उससे अधिक भी। सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए ये बहुत जरूरी है। अंडों को मैच्योर करने के लिए 10-12 दिन। उसके बाद HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन ड्रग, फिर प्रतीक्षा, सोनोग्राफी। सब कुछ मन माफिक होने पे सिरिंज से विजाइना के थ्रू एग का कलेक्शन कर लेंगे, वो एग को कलेक्शन कर लेंगे और तुम्हें तो पता भी नहीं चलेगा। एनेस्थीसिया, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें बेहोश करेंगे ना। और फिर रीट्रेवल, लेकिन रीट्रेवल तुम्हारा पार्ट नहीं है। अभी तो रिसीवर तैयार है, सब कुछ हो जाएगा। वरना एग बैंक, फ्रोजन एग, एक सांस में कह गई डॉक्टर मशीनी अंदाज में। डरावने यथार्थ से अचानक ऐसा भयावह सामना करने के लिए वसुधा तैयार नहीं थी। डरते हुए उसने पूछा, साइड इफेक्ट्स? तो बहुत प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर ने बताया कि सब कुछ पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हाँ, आपकी साइकिल ब्रेक होगी 4 महीने 6 महीने के लिए, कभी कभी 6 महीने 5 महीने के लिए, कभी कभी 6 महीने तक भी जा सकती है, पर लौटती है। और छोटे छोटे साइड इफेक्ट्स, कुछ वेट गेन होगा, कुछ और छोटा मोटा कुछ होगा, सब साइड हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। उफ मानव, जिस रास्ते से मैंने कामना की थी भविष्य जन्मने की, उसे तुम अपना आज अंडों का व्यापार जमा रहे हो। मेरे अंडे आज रिसीवर की कोख तक यात्रा करेंगे, किसी घर की किलकारी बनेंगे। कल अंडे फ्रोजन एग में तब्दील होकर किसी अनजानी कोख को हरियाने के काम में आएंगे। मानव की आंखों में मनोहार है यह आदेश वो पढ़ नहीं पाई। वो कुछ नहीं कह सकती। और कोई विकल्प कहाँ तलाशे? उसका कोई अपना नहीं। मामी ने मामा के जाने के बाद ऐसा पल्ला झाड़ा कि गर्द उसके तन मन पर हमेशा के लिए छा गई। और आज मानव का आदेश, बस एक बार और। शादी के 7 सालों में चौथी बार। बहुत डरते हुए वसुधा की आंखों ने फिर अपना स्थायी सवाल खड़ा किया, और मेरा अपना चूजा? मानव का जवाब, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड मनी। मानव को वो कैसे समझाए कि जिसे तुम उपलब्धि का क्षण कहते हो, वहां से मेरी समय की व्यर्थता का समय शुरू होता है। हर बार मेरे शरीर पर चर्बी की मोटी परत जमती है, मूड चेंज होते हैं, आंखें धुंधलाती हैं, कभी बाल रूखे, सिर दर्द, जी मचलाना, कुछ लक्षण हर बार और कुछ नए अलग अलग। डॉक्टर, तुम लगभग एक सी भाषा में रिएक्शन देते हो। यह सब इस सबके यानी प्रोजेक्ट के बिना भी हो सकता था, इसका कोई सीधा कनेक्शन नहीं है। बार बार मेरे कहने पर रटा रटाया जवाब सबको नहीं होता, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। मानव, तुम्हारे लिए जो ओवेरियन रिट्रेवल है वो मेरे लिए टूट फूट का सबब है। तन मन दोनों टूटते फूटते हैं। तुम तो जानते भी नहीं मानव कि इस बार 8 महीने होने को आए और वसुधा का ऋतुचक्र लौटा नहीं है। ऋतुचक्र पूरा नहीं होने पर वसुधा को कैसे दुहोगे तुम? प्रकृति से कितना खिलवाड़ करोगे? उसे अपने सृजन के मौके दो, उसे अपने हिसाब से जीने दो, बनने दो। कितना लालच, उफ, इतना लालच।
तुम्हारी जिद के आगे झुकना पड़ा है। फिर भी सोचा है कि वे डॉक्टर से एक बार अपने चूजे की बात जरूर करेगी। ऋतुचक्र वापसी तक समय है, हो सकेगा तो इस बार इनकार करेगी मानव के अंडों के बिजनेस का हिस्सा बनने, पर वो मौका आया ही नहीं। लंबी जांच पड़तालों के बाद डॉक्टर ने उदास होकर बताया कि यू लॉस्ट योर बोथ ओवरीज। चीख गले में घुटी पर आंखों में उतर आई, एक शब्द फूटा, कोक। हाँ, यूट्रस सही सलामत है। कैसे हुआ, क्यों हुआ? वही स्थायी जवाब पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। हमारे यहाँ लोग रेगुलरली ओवेरियन रिट्रीवल का हिस्सा बनते हैं, पैसे बनाते हैं, एग बैंक का भी हिस्सा बनते हैं, पर आपके केस में तीनों की चुप्पी देर तक पसरी रही। अपने नुकसान से तड़प गई थी वसुधा, फिर मेरा बच्चा। लंबी टेस्ट की प्रक्रिया है, कोक सही सलामत है तुम्हारी, पर तुम्हें अंडे कौन देगा? लाखों रुपए और 10% की सक्सेस रेट। ये शब्द अजनबी नहीं थे वसुधा के लिए। वसुधा का सवाल दफन रह गया। मेरे फ्रोजन एग्स क्या मुझे खरीदने पड़ेंगे? अपना चूजा, बेकाम मुर्गियां, उनका हश। तुम्हारे घर लौटते हुए डर लग रहा है मानव। दड़बे में बंद अंडा देती बेकाम मुर्गियां, शहर से लौटते हुए नई मुर्गियों की आमद। क्या फिर तुम्हारे पोल्ट्री फार्म के दड़बे का कोई कोना खाली होने वाला है? वसुधा मुर्गियों समेत मानव की गिरफ्त से मुक्त होने के लिए तड़पड़ाने लगी है। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धन्यवाद। तो ये थी मेरी 3 कहानियां और विज्ञान के जो एक बहुत खुशनुमा से एक उपहार ने लोगों की जिंदगी बनाने के लिए, लोगों के जिंदगी में किलकारी लाने की जो बात की थी, वो कभी अपना घर बसाने, अपने बच्चों का भविष्य बनाने में बदली और अंततः अंडों का व्यापार और ये मुर्गी खाना और वसुधा का दोहन, ये 3 मूड की 3 कहानियां मैंने आपके साथ साझा की। और इन कहानियों के बारे में यदि आपके कोई सवाल हो तो आप बात कर सकते हैं। अन्यथा टाइम तो काफ़ी हो गया है, 1 घंटे का टाइम लगभग हो चुका है। यदि किसी को कोई सवाल हो तो मैं सवाल किसी ने किए नहीं हैं, तो फिर मैं जनसुलभ मंच को धन्यवाद देती हूँ और अपनी इस कहानी की जो दुनिया है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे मूड्स की कहानियां, लेकिन मुझे ये लगा था कि ना 3 कहानियां हैं, 3 मूड्स हैं और विषय एक है, तो इस पे एक साथ अगर बात होगी तो हमें जिंदगी को और मनुष्य की फितरत को समझने की में मदद मिलेगी। इसलिए मैंने ये तीनों कहानियों को एक साथ पढ़ना पसंद किया। और कहानियां जो कि इतनी बड़ी नहीं थी और 50 मिनट का समय वो लेने वाली थी, तो इसलिए मुझे लगा कि ये सब ठीक रहेगा ऐसा करना। मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं की प्रतीक्षा बाद में भी रहेगी। और अब मैं आभार जनसुलभ पुस्तकालय मंच का और अर्पण जी का और सबसे बड़ा आप सबका, जिन्होंने मेरी कहानी को सुना, अभी नहीं बाद में भी सुनेंगे, देखेंगे YouTube पे जब वो आ जाएंगी तब भी। मुझे हमेशा आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। मैं अपनी बातें यहीं खत्म करती हूँ। नमस्कार, एक बार पुनः आभार, धन्यवाद।